क्या आपने कभी सोचा है कि एक 200 रुपए की फिल्म टिकट किसी की किस्मत बदल सकती है? लेकिन यहाँ बात प्रेरणा की नहीं, एक ऐसी साजिश की है जिसने पूरे भारत के होश उड़ा दिए थे। साल 2004 में जब अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम की फिल्म धूम रिलीज हुई थी तो करोड़ों लोगों ने उसे देखा। लेकिन केरल के एक छोटे से कस्बे में बैठा एक शख्स इस फिल्म को मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग मॉड्यूल की तरह देख रहा था। उसका नाम था जोसेफ, जिसे दुनिया बाबू के नाम से भी जानती थी। जोसेफ कोई आम अपराधी नहीं था। उसका दिमाग एक शातिर शतरंज के खिलाड़ी की तरह चलता था। वो जानता था कि एक आम डकैती में पकड़े जाने का खतरा 90% होता है, लेकिन अगर डकैती को एक फिल्म की तरह डायरेक्ट किया जाए तो पुलिस की आंखों में धूल झोंकना मुमकिन है। जोसेफ का मिशन था केरल की सबसे बड़ी बैंक डकैती, लेकिन इसके लिए उसे एक ऐसी टीम चाहिए थी जो वफादार भी हो और खामोश भी। उसने अपने साथ 3 लोगों को जोड़ा, नसीर, राधाकृष्णन और कनकवल्ली। इनमें कनकवल्ली का रोल सबसे अहम था। उसे इसलिए शामिल किया गया ताकि जब ये ग्रुप कहीं भी किराए पर मकान या दुकान लेने जाए तो लोगों को लगे कि ये एक सीधा साधा परिवार है। किसी को शक न हो कि इन मासूम चेहरों के पीछे भारत के सबसे बड़े बैंक चोर छिपे हैं। जोसेफ ने महीनों तक केरल के दर्जनों शहरों में रेकी की। वो घंटों तक बैंकों के बाहर खड़ा रहता, ग्राहकों के आने जाने का समय नोट करता और ये देखता कि किस बैंक की सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध लगाई जा सकती है। उसकी तलाश खत्म हुई मलपुरम जिले के एक शांत से गांव चेलेम्ब्रा में। यहाँ साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक एक ऐसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर स्थित था जिसके ठीक नीचे का ग्राउंड फ्लोर खाली पड़ा था। जोसेफ की पारखी नजरों ने तुरंत भांप लिया कि यही वह जगह है जहां से इतिहास रचा जा सकता है। उसने दुकान के मालिक से मुलाकात की और अपनी पहचान एक बड़े बिजनेसमैन बाबू के तौर पर दी। उसने कहा कि वह यहाँ एक आलीशान सुपरफास्ट रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। दुकान मालिक को क्या पता था कि वो अपनी दुकान की चाबियां किसी बिजनेसमैन को नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड चोर को सौंप रहा है। जोसेफ ने बिना मोल भाव किए 50,000 रुपए एडवांस दिए और दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, काम जारी है, जल्द ही शानदार रेस्टोरेंट खुलेगा। अगले 2 महीनों तक उस बंद दुकान के अंदर जो हुआ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। खिड़कियों पर पुराने अखबार चिपका दिए गए ताकि बाहर से कोई झांक न सके। दिन के वक्त जब ऊपर बैंक में लोग पैसे जमा कर रहे होते तब नीचे जोसेफ और नसीर हथौड़े लेकर कंक्रीट की छत नाप रहे होते। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने गलत जगह छेद किया तो वे सीधे बैंक के मैनेजर के केबिन में या टॉयलेट में निकल सकते थे। इसलिए जोसेफ कई बार ग्राहक बनकर बैंक के अंदर गया। उसने फर्श पर बिछी टाइल्स गिनी, खंभों से दूरी नापी और स्ट्रांग रूम की सही लोकेशन का अंदाजा लगाया। जब ऊपर बैंक में शोर होता तो नीचे ये लोग ड्रिलिंग शुरू करते। जब ऊपर शांति होती तो नीचे ये भी खामोश हो जाते। शोर को दबाने के लिए जोसेफ ने दुकान में बहुत तेज वॉल्यूम पर म्यूजिक सिस्टम लगा दिया था। पड़ोसियों को लगा कि शायद नया रेस्टोरेंट बन रहा है, इसलिए गाने बज रहे हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उन गानों के शोर के पीछे कंक्रीट की 8 इंच मोटी छत काटी जा रही है। लोहे की छड़ों को काटने के लिए उन्होंने गैस कटर का इस्तेमाल किया। गर्मी इतनी बढ़ जाती थी कि उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काम करना पड़ता था। रातों की नींद हराम हो चुकी थी, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, 80 किलो सोना। आखिरकार वो तारीख आई जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। 30 दिसंबर 2007, साल का आखिरी रविवार। बैंक 2 दिनों के लिए बंद रहने वाला था। जोसेफ को पता था कि यही वो 48 घंटे हैं जो उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही थी, जोसेफ की टीम ने आखिरी प्रहार किया। छत का आखिरी टुकड़ा गिरा और बैंक की तिजोरी का फर्श उनके लिए खुल गया। जोसेफ उस 2.5 फीट के सुराख से ऊपर बैंक की तिजोरी में दाखिल हुआ। अंदर का नजारा किसी सपने जैसा था। लोहे की बड़ी बड़ी अलमारियां सोने के बिस्कुटों और गहनों से भरी पड़ी थीं। जोसेफ ने एक एक करके अलमारियों के ताले काटे। करीब 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए नकद। उन्होंने सारा माल प्लास्टिक की बोरियों में भरा और उसे रस्सी के सहारे नीचे दुकान में उतारा। लेकिन भागने से पहले जोसेफ ने एक आखिरी मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने कोयले से दीवार पर लिखा, जय माओ। उसने फर्श पर माओवादी पर्चे बिखेर दिए। वो जानता था कि केरल पुलिस नक्सलियों के प्रति कितनी संवेदनशील है। उसे लगा कि पुलिस अगले कई महीनों तक जंगलों में नक्सलियों को ढूंढती रहेगी और वो तब तक सरहद पार कर चुका होगा। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले वे लोग कोझिकोड की तरफ फरार हो चुके थे। लेकिन जोसेफ एक बात भूल गया था। फिल्म धूम में विलन आखिर में बच निकलता है, लेकिन असल जिंदगी की पटकथा पुलिस के हाथ में होती है। जैसे ही 31 दिसंबर की सुबह बैंक मैनेजर ने दरवाजा खोला, उसकी चीख ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। फर्श गायब था, तिजोरी खाली थी
और केरल के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया जा चुका था। जैसे ही 31 दिसंबर की सुबह बैंक मैनेजर ने उस 2.5 फीट के गड्ढे को देखा, पूरे केरल में मानो बिजली दौड़ गई। 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए, ये उस वक्त की सबसे बड़ी लूट थी। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई चेलेम्ब्रा की गलियों में दौड़ने लगी। मौके पर पहुंचे एसपी पी विजयन साहब एक शांत लेकिन बेहद तेज तर्रार ऑफिसर थे। उन्होंने बैंक के अंदर का मंजर देखा। दीवार पर लिखा था जय माओ। फर्श पर बिखरे हुए नक्सली पर्चे चीख चीख कर कह रहे थे कि ये काम किसी विद्रोही गुट का है। लेकिन विजयन साहब को कुछ खटक रहा था। उन्होंने गौर किया कि चोरों ने बैंक के अलार्म सिस्टम के तार बड़ी सफाई से काटे थे और स्ट्रांग रूम की तिजोरी को बिल्कुल उसी जगह से काटा था जहां लोहा सबसे कमजोर था। ये किसी क्रांतिकारी का नहीं, बल्कि एक पेशेवर और ठंडे दिमाग वाले अपराधी का काम था। शुरुआत के कुछ दिन पुलिस ने माओवादी एंगल पर काम किया, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। तब विजयन साहब ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारतीय जांच के इतिहास को बदल दिया। उन्होंने चेलेम्ब्रा के पास लगे मोबाइल टावर्स का डंप डेटा निकालने का आदेश दिया। साल 2008 में ये कोई आसान काम नहीं था। उनके सामने 22 लाख फोन कॉल्स का कच्चा चिट्ठा था। पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसका काम था दिन रात सिर्फ उन फोन नंबर्स को खंगालना। पुलिस ऐसे नंबर्स ढूंढ रही थी जो डकैती से 2 महीने पहले उस इलाके में एक्टिव हुए थे और 31 दिसंबर की सुबह अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गए। हफ्तों की मेहनत और लाखों नंबर्स को रिजेक्ट करने के बाद पुलिस के हाथ 4 संदिग्ध नंबर लगे। ये चारों सिम कार्ड फर्जी आईडी पर लिए गए थे, इसलिए उनके मालिकों का पता लगाना नामुमकिन था। लेकिन जोसेफ, जो खुद को धूम का कबीर समझ रहा था, एक बहुत छोटी लेकिन घातक गलती कर बैठा। उन 4 फर्जी नंबरों में से एक नंबर से डकैती से कुछ दिन पहले कोझिकोड की एक महिला को 2 कॉल किए गए थे। पुलिस ने तुरंत उस महिला का पता लगाया। उसका नाम था कनकवल्ली। विजयन साहब ने कनकवल्ली को गिरफ्तार करने के बजाय उस पर नजर रखने का फैसला किया। पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में सब्जी बेचने वाले या ऑटो ड्राइवर बनकर कनकवल्ली के घर के आसपास तैनात हो गई। कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर 56वें दिन कनकवल्ली अपने घर से निकली और कोझिकोड के एक पॉश इलाके के एक आलीशान बंगले में दाखिल हुई। पुलिस समझ गई कि शिकारी अपने जाल के करीब है। जैसे ही पुलिस ने उस घर में धावा बोला, उन्हें वहां एक शख्स मिला जो बड़े आराम से सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। वो कोई और नहीं, जोसेफ उर्फ बाबू था। जोसेफ के चेहरे पर पुलिस को देखकर कोई शिकन नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने वो मोबाइल नंबर और कॉल रिकॉर्ड्स रखे तो उसका आत्मविश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जोसेफ ने टूटकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने धूम फिल्म को 20 से ज्यादा बार देखा था ताकि वो पुलिस की कार्यप्रणाली को समझ सके। उसने ये भी बताया कि उसने सोने को गलाकर बिस्किट बना दिए थे और उन्हें अलग अलग शहरों में जमीन के नीचे गाड़ दिया था। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने जोसेफ की निशानदेही पर छापेमारी की। उन्हें जोसेफ की पत्नी के घर से, उसके साथियों के ठिकानों से और यहाँ तक कि कुछ खेतों से बोरियों में भरा सोना बरामद हुआ। कुल 80 किलो में से करीब 65 किलो सोना पुलिस ने रिकवर कर लिया। ये भारतीय पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी में से एक थी। जोसेफ और उसके साथियों नसीर और राधाकृष्णन को गिरफ्तार कर लिया गया। 2013 में जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो जोसेफ को उम्मीद थी कि शायद वो अपनी चालाकी से बच निकलेगा, लेकिन पुख्ता सबूतों और वैज्ञानिक जांच के आधार पर कोर्ट ने उसे और उसके साथियों को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। ये केस आज भी केरल के लोगों के जहन में ताजा है। जोसेफ ने एक फिल्म को सच करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भूल गया था कि रियल लाइफ में कैमरा विलन के साथ हो सकता है, पर रियल लाइफ में कानून की नजरें हमेशा अपराधी का पीछा करती हैं। चेलेम्ब्रा बैंक रॉबरी की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा मास्टरमाइंड क्यों ना हो, वो एक न एक सुराग जरूर छोड़ता है और वही सुराग उसकी बर्बादी का सबब बनता है। तो ये थी चेलेम्ब्रा बैंक रॉबरी की वो दास्तान जिसने साबित कर दिया कि हकीकत अक्सर फिल्मों से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली होती है। जोसेफ को लगा था कि वो एक परफेक्ट क्राइम कर रहा है, लेकिन वो भूल गया कि कानून की नजर से कोई भी सुराग छोटा नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या आज के हाईटेक जमाने में ऐसी कोई डकैती मुमकिन है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन और कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए द प्राइम डॉक को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली एक और सनसनीखेज डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए सावधान रहें और देखते रहें द प्राइम डॉक।